चैप्टर 14 अंधेरे से बाहर। भगवान मेरी आत्मा को शांति दे। किरनी चिल्लाया, अंदर आओ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम कर सकते हो तो एक चप्पू आगे बढ़ाओ। एक चप्पू आगे बढ़ाओ, मैं तुमसे कहता हूँ। लेस्ट्रेंज के जाने के लगभग 3 हफ्ते बाद की बात है। घर के पास किसी काम में व्यस्त किरनी ने ऊपर देखते हुए डिक को देखा। डिक नाव में चढ़ गया था, उसे खोल दिया और नाव के हुक से उसे बाहर धकेल दिया। ज्वार कम हो रहा था, डिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जहाज की पिछली ओर लटककर मछली पकड़ने का नाटक करते हुए किरनी की आवाज ने उसे जगा दिया था और वो अब खड़ा था, अपने आप को संतुलित कर रहा था और अपने कृत्य से उत्पन्न स्थिति पर विचार कर रहा था। 3.5 साल से कुछ ज्यादा उम्र का वह 5 साल के बच्चे जितना मजबूत और बड़ा था, लेकिन वह न तो इतना बड़ा था और न ही इतना मजबूत कि वह नाव को संभाल सके, और नाव जंगली नारियल के केप की ओर बह रही थी जिसके आगे लैगून का विस्तार था जो ब्रेक और समुद्र तक पहुंचता था। फिर किरनी के निर्देशों का पालन करते हुए उसने बंदरगाह की तरफ एक नाव को पकड़ा, उसे रोलॉक के कप में डाला और अभी भी खड़ा होकर खींचने की कोशिश की, जिससे काम बुरी तरह गड़बड़ा गया। ईश्वर की सच्चाई, किरनी चिल्लाया, अब तुमने ये कर दिया है, इसे अंदर खींचो। यह अच्छा नहीं है, तुम इसे और दूर ले जा रहे हो। वह किनारे से होते हुए छोटी केप की ओर दौड़ा, उम्मीद करता हुआ कि नाव इतनी पास आ जाएगी कि वो उसे पकड़ सके। वह तैरना नहीं जानता था। डिक ने नाव को अंदर खींच लिया था और बिना किसी डर के खड़ा था, जबकि नाव के साथ किए गए प्रयासों के कारण थोड़ी सी बगल की ओर मुड़ गई थी। उसने अपनी स्थिति बदल ली थी और आगे की ओर झुककर केप के पास आ गई थी, लेकिन उसे पकड़ने के लिए कम से कम 1 गज की दूरी पर थी। नाव हुक, किरनी चिल्लाया, नाव हुक बाहर निकालो। भगवान जीवित हैं, फिसलन दिख रही है। शब्द बोलने से पहले ही डिक को ये बात समझ में आ गई थी। उसने नाव का हुक पकड़ा, उसे जोर से ऊपर उठाया और जैसे ही नाव केप से बंद हुई, उसने नाव का सिरा नाविक के हाथों में छोड़ दिया। किरनी ने नाव को किनारे तक खींचा। फिर छोटी नाव में बैठकर उसने नाव के स्कल्स लिए और वापस आ गया। उसने न तो बच्चे को डांटा और न ही उसे हिलाया, जैसा कि कोई और कर सकता था। डिक ने इतनी समझदारी और हिम्मत से काम लिया था कि नाविक के पास उसके साथ कठोर व्यवहार करने का कोई दिल नहीं था, लेकिन इस घटना ने किरनी के दिमाग और डिक के भविष्य पर गहरा असर डाला। यदि वह छोटा शैतान बह जाता तो उसका क्या होता? इस प्रश्न ने नाविक के मन में एक और प्रश्न का सुझाव दिया। प्रश्न ये कि यदि वह किरनी नाव में बह जाता या लेस्ट्रेंज की तरह अचानक पश्चिम की ओर चला जाता, तो उस बच्चे का क्या होता? वह जानता था कि वह पूरी तरह स्वस्थ और ताकतवर है। फिर भी ये सवाल उसके सामने आया और उसने इस पर विचार करना शुरू कर दिया। उसने अपने मन में डिक को भरपूर भोजन के बीच भूख से मरते हुए देखा और ये तस्वीर भले ही अप्रिय थी, लेकिन इसने उसे सोचने और कुछ करने के लिए कुछ दिया। ये पूरी घटना एक तरह से किरनी के लिए ईश्वर की कृपा थी, क्योंकि लेस्ट्रेंज के गायब होने से उसके दिमाग पर बोझ पड़ने लगा था। अगर उसने लेस्ट्रेंज को मरते हुए देखा होता और उसे दफना दिया होता, तो यह इतना बुरा नहीं होता। उसे उन जंगलों में कहीं बिना दफनाए पड़े रहने का विचार ही भारी पड़ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह था। इस विचार ने वृक्षों के बागों को विषाक्त कर दिया। हो सकता है कि यह लैगून और चट्टान को भी विषाक्त कर देता, केवल डिक के लिए। उस शाम सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले वह बच्चे को नाव में लेकर बाहर गया। अब किरनी ने कहा, अगर तुम कभी फिर से बह जाओ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने नाव के दोनों ओर की नाड़ियां खींच ली, फिर उनमें से एक को नाव के पिछले भाग के ऊपर रख दिया तथा उसे ट्रांसम के खांचे में टिका दिया और अपने शिष्य को ये सिखाना शुरू कर दिया कि एक ही चप्पू से नाव को कैसे चलाया जाता है। डिक ने ध्यान से देखा और फिर नाविक ने एक हाथ से पतवार पर हाथ रखकर अपने शिष्य को उसे पकड़ने दिया ताकि वह उसे दिखा सके कि यह कैसे किया जाता है। पूरा काम निराशाजनक था, क्योंकि बच्चे में न तो काम करने की ऊंचाई थी और न ही ताकत, हालांकि उसके पास हिम्मत थी। लेकिन किरनी एक शिष्य पर ठंडा पानी डालने वाला आदमी नहीं था। ये शानदार है, उसने कहा, मैं इसे खुद बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, हम इसे इसी तरह करते हैं।
मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, डिक चिल्लाया, दूसरे को एक तरफ धकेलने और पूरे मामले को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा करते समय वह लगभग खोपड़ी खोने वाला था। हाँ, किरनी ने उसे वापस लेते हुए कहा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब इसे पकड़ो और शायद मैं कल तुम्हारे लिए एक छोटा सा बना दूं जिसे तुम ठीक से पकड़ सको। अब आगे बढ़ो और नाव के हुक से खेलो, ये तुम्हारे आकार का है। अगली सुबह किरनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए डिक से आग जलाने को कहा। किसी भी हालत में उसने ऐसा करने की कोशिश की। स्टेनिस्ट्रीट ने उनके पास 2 टिंडर बॉक्स और चकमक पत्थर और माचिस की एक सप्लाई छोड़ी थी, लेकिन माचिस लगभग खत्म हो चुकी थी और किरनी पुरानी विधि में माहिर था, इसलिए अब वह आम तौर पर चकमक पत्थर और स्टील का इस्तेमाल करता था। डिक ने बड़ी गंभीरता से चकमक पत्थर से वार करते हुए काम को खराब तरीके से अंजाम दिया, हालांकि उसे इसमें मजा आ रहा था और आखिरकार काम को पूरा करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ी। फिर भी यह एक शुरुआत थी और कुछ नया करने के लिए। जीवन के सामान्य तरीके से बहुत कुछ करना था, मछली पकड़ने और खाना पकाने और न जाने क्या क्या, लेकिन दोहराव से ये सब नीरस हो गया था। डिक को सिखाने से हर चीज में एक नया रंग आ गया और एक ऐसी प्रेरणा मिली जो विफल होने लगी थी। फिर नाश्ते के बाद किरनी को उस छोटे चप्पू के बारे में याद आया जिसे बनाने का उसने वादा किया था। उसके पास उसे बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी और क्या करे, इस समस्या ने उसे अपने पाइप पर आराम से आधे घंटे तक चिंतन करने पर मजबूर कर दिया, जब तक कि उसने आरी को उखाड़कर और पानी के पास उगने वाली एक बौनी भुजा की रेल जैसी शाखाओं में से एक को काटकर इस समस्या का समाधान नहीं कर लिया। यहाँ 8 इंच मोटा और 4 फीट से ज्यादा लंबा लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा था। इसे सिर्फ पतला करने और आकार देने की जरूरत थी, और अपने हाथ में चाकू लेकर वह नीचे बैठा था। डिक उसके सामने अलग अलग मुद्राओं में काम कर रहा था, कभी खड़ा, कभी घुटनों के बल या बैठा, हमेशा ध्यान में रहता, कभी मदद करता। बच्चे में जो विशेषता उभरने लगी थी वह था उसका मुंह। डिक नाक से सांस लेता था और केवल खाने के लिए और कभी कभी 2 या 3 शब्दों के वाक्यों में बात करने के लिए अपना मुंह खोलता था। आप उसे घास के मैदान में दौड़ा सकते थे और उसकी सांस लेने की शैली बिल्कुल वैसी ही होती थी, और रेड इंडियंस की तरह जब वह हंसता था तो शायद ही कभी अपने होंठ खोलता था। उसका मुंह सुंदर था, दृढ़, अच्छी तरह से मुड़ा हुआ, और उस पर निर्णय की सुबह दिख रही थी। अब इसे कसकर पकड़ो, मिस्टर किरनी ने कहा, और उन्होंने शाखा के टुकड़े का एक सिरा डिक को दे दिया। हाँ, डिक ने कहा। जब तक चाकू वाला आदमी छाल पर हमला करता रहा तब तक वो उसे पकड़े रहा, लकड़ी की तीखी गंध हवा में फैलती रही। यही तरीका है, मी, किरनी ने काम करते हुए कहा, पहले छाल उतारो और फिर हम इसे ढलान देंगे। इतना ही काफी है, अब मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। वह काम करता रहा और डिक देखता रहा। फिर काम की एकरसता से थककर डिक बैठ गया। कुछ ही देर में अपनी गोद में हाथ मोड़ते हुए उसे एक अजीब सा मूड आया। उसकी चौड़ी पुतलियों वाली आंखें बहुत दूर की चीजों पर विचार कर रही थीं, और किरनी ने ऊपर देखा और उसकी हालत पर गौर किया। उसे लेस्ट्रेंज की कही बात याद आई कि जब वह चुप रहता था तो बच्चा माँ जैसा हो जाता था। उसने पहले भी कई बार इस बात पर गौर किया था, लेकिन अब लेस्ट्रेंज ने जो कहा था उससे किरनी के सीधे दिमाग को लगा कि डिक जब वहां बैठा था तो वह लड़के से ज्यादा एक छोटी लड़की जैसा लग रहा था, कि उसके अंदर की माँ बहुत ज्यादा बाहर आ रही थी। लेकिन किरनी जब पैडल पर काम कर रहा था, डिक के अलावा दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था। तंबाकू के लक्षण ये दर्शा रहे थे कि यह हमेशा के लिए नहीं बचेगा, और वह पाइप जो वह पी रहा था वह भी अपने अंतिम चरण में था। स्टेनिस्ट्रीट ने उसके लिए 2 खूबसूरत नए अमेरिकी कांटे छोड़े थे, जैसे कि उन दिनों फ्रिस्को में बेचे जाते थे, जिन पर चांदी की नक्काशी की गई थी। ये कांटे स्टेनिस्ट्रीट को एक अमीर और शराबी दोस्त ने एक पल के लिए दिए थे। नाविक, जो ज्यादातर सिगार पीता था, ने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया था और विदाई के तोहफे के तौर पर उन्हें किरनी को भेंट किया था। वहाँ तुम हो, जिम, उसने कहा, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक ये तुम्हारे लिए रहेंगे। तंबाकू रखने और पाइप की कमी होने का कोई फायदा नहीं है।
नाविक ने उनका इस्तेमाल किया था, लेकिन कभी उनका आदी नहीं हो पाया। वे ठीक से धूम्रपान नहीं करते थे। रानाटोंगा से लाया गया पुराना लकड़ी का पाइप हमेशा मीठा होता था, कभी बंद नहीं होता था, हमेशा ठंडा रहता था और उसके मुंह में फिट बैठता था। अब यह एक तरफ से पूरी तरह से टूट रहा था और कभी भी खराब हो सकता था। ये पत्नी की मृत्यु के बारे में सोचने जैसा था। फिर लेस्ट्रेंज के बारे में चिंता हुई। उसे अभी अभी यह बात समझ में आई थी कि अगर किसी तरह से रानाटोंगा आ जाए, क्योंकि वह महीनों से देरी से आ रही थी, तो क्या वे सोचेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है और उसने लेस्ट्रेंज को मार दिया है। उसने आधी सुबह चप्पू चलाने में बिताई और बाद में उस दिन बेचैनी की भावना से प्रेरित होकर उसने किले की तलाश में द्वीप के पूर्वी हिस्से की ओर अभियान चलाने का निश्चय किया। वह नाव में जा सकता था या लेगून के किनारे से होकर जा सकता था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने जंगल के बीच से एक छोटा रास्ता चुनने का फैसला किया और डिक को अपने साथ ले गया। वे घर के सामने घास के मैदान के किनारे लगे पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़े, जिसमें केरनी सबसे आगे था। पेड़ घने नहीं थे और समुद्र से आने वाली हवा उनके पत्तों और शाखाओं को हिला रही थी, जिससे चट्टान की सरसराहट आ रही थी। शाम का समय नाचती हुई रोशनी और सूरज की चमक से भरा हुआ था, क्योंकि पत्ते हवा के झोंके से हिल रहे थे और कभी-कभी जब वे आगे बढ़ते थे तो किसी शाखा पर आराम कर रहा कोई पक्षी पंखे की आवाज के साथ उड़ जाता था। फिर कुछ विशाल पेड़ आए जिनके तने माता की तरह मजबूत थे। वे दो पंक्तियों में खड़े थे, एक गली बना रहे थे जिसके पार कुछ छोटी बेलों के तारे जैसे फूलों से लदे हुए लताएं झूल रही थीं, और यहाँ वहाँ विशाल तितलियां और उड़ते हुए पक्षी जैसे ऑर्किड फूल थे। गिरजाघर के खंभों जैसे पेड़, गोधूली और उष्णकटिबंधीय फूलों की धूप जैसी खुशबू ने इस जगह को एक अलग ही गंभीरता और चरित्र दिया। लेस्ट्रेंज ने अपने जंगल भ्रमण में इसे पाया था और अक्सर यहाँ ध्यान लगाने और सपने देखने और कभी-कभी भूलने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ बड़े पेड़ अपनी उपस्थिति के साथ साथ मनुष्य की आत्मा पर अपनी छाया भी डालते हैं। इस गली के आधे रास्ते में किरनी रुक गया। हवा का एक झोंका चुपके से उसकी ओर आया, जिसने वृक्ष की शाखाओं को हिला दिया और अपने साथ अचानक फूलों से सजे अंधकार से भ्रष्टाचार की गंध ले आया। वह ऐसे खड़ा रहा जैसे उसके रास्ते में कोई छड़ रख दी गई हो। फिर बच्चे का हाथ पकड़कर वह मुड़ा और घर की ओर वापस चला गया।